आप सब कैसे हैं? तो आपकी जो पढ़ाई है अच्छी तरह से चल रही है? मुझे जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि क्या आप सभी की पढ़ाई अच्छी से चल रही है एकदम जल्दी से। तो फिर आशा होगी कि आप अपने 12th क्लास की परीक्षा की जो तैयारी जो कर रहे हैं वो बेहतर शानदार कर रहे हैं। 2026 का ये बैच है जो कि आपके लिए तैयार की जाए। इस तैयारी के अंतर्गत आपके जो पीवाईबी की क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे वो सभी कराए जाएंगे, एक्सप्लेन भी कराए जाएंगे। बेहतर तैयारी 12th क्लास के आज स्टूडेंट के लिए होगी। अब हो गए यहाँ से तैयारी स्टार्ट और आपके दिलों में भरी जाएगी आग और आप भरेंगे क्वेश्चन पेपर एग्जाम। जब आग भरेंगे तब आप क्वेश्चन पेपर भरेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं कि पिछले क्लास में मानव भूगोल का लेक्चर 1 क्लास के वीडियो हमने डाल चुके हैं। अब उससे आगे वाले टॉपिक को हम समझेंगे कि मानव भूगोल के बारे में सेकेंड टॉपिक हमें क्या समझना है और इसमें क्या चीज याद रखने हैं, क्या चीज याद नहीं रखनी है, उसको भी जानेंगे। हम आपको लिखने का भी पैटर्न बताएंगे कि किस तरह से एग्जाम में आप सब लिखिएगा जिससे कि आपको एक बेहतर मार्क्स मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव भूगोल। तो उसमें से हमने कहाँ तक क्लास में थे मानव भूगोल के, तो मानव भूगोल के थे हमने शायद याद नहीं आ रहा उतना, लेकिन हम जहाँ तक हम बोल सकते हैं कि शायद उनके परिभाषा देख चुके थे। ये सब मानव भूगोल के कि ये सारे जितनी भी क्रियाएं थे वो विकसित किए थे, ये सभी देख चुके थे। ठीक है, फिर से आते हैं कि मानव भूगोल की विचारधारा। तो मानव भूगोल की विचारधारा क्या है? तो मानव भूगोल की विचारधारा जो कहती है कि जो मानव है और जो पर्यावरण, मान के चलिए कि आज हमारे यहाँ कितने सारे मानव रहते हैं। ये मानो ये हम हिंदी भूगोल के भाषा में करें, हम कर सकते हैं, आदमी कर सकते हैं, इंसान कर सकते हैं या तो व्यक्ति कर सकते हैं कि आज पृथ्वी पर पर्यावरण से चारों ओर घिरे हैं। जहां भी देखे पर्यावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु हमारे एक तरह से आवरण है। तो इन्हीं के बीच के अंतर संबंधों के जो अध्ययन किया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विचारधारा कहा जाता है कि अध्ययन किया जाता है। उसी को अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है, उनकी विचारधारा। 3 विचारधारा है। ये तीनों विचारधारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी आई क्वेश्चन में डाल सकते हैं। ये 3 और एक है ये। अगर आप इसे भी आई क्वेश्चन में डालिएगा तो मेरी गलती नहीं है, या आप सभी की गलती होगी। और इसे अगर नहीं पढ़िएगा तो आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं कम भी आ सकता है, या तो आप एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं। भी आई क्वेश्चन में इसे डाल दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम मानव जो रहते हैं पृथ्वी में, हम बता इनके अंतर संबंध, विचारधारा के बीच के अंतर संबंध, मानव और पर्यावरण के बीच में जो अंतर होते हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं। मान के चले कि मानव और पर्यावरण के बीच का अंतर क्या है कि मानव जो है वो पर्यावरण से प्राकृतिक चीजों को, उत्पादों की प्राप्ति करती है, या तो हम पर्यावरण का उपयोग या तो लकड़ी, पेड़ पौधे ये सबको काट करके हम अपने दैनिक क्रियाकलापों या तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं। यही तो है हमारे अंतर। तो इसमें 3 विचारधारा है। नियतिवाद जिसे निश्चयवाद विचारधारा के नाम से भी जानते हैं, दूसरा है संभववाद विचारधारा और तीसरा है नव नियतिवाद विचारधारा। तो नियतिवाद, नियति या तो निश्चयवाद विचारधारा क्या कहता है? तो नियति या तो निश्चयवाद विचारधारा कहता है कि मानव पृथ्वी का दास है, कि जितने भी यहाँ पे हम पृथ्वी पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो क्या है, वह प्रकृति के हम सभी क्या है, एक प्रकार के दास है। ये पहला विचारधारा नियतिवाद विचारधारा यही कहती है कि हम सभी, आप, हम जितने भी इंसान व्यक्ति हैं वो पृथ्वी का दास है। क्यों दास है? क्योंकि जो हम सब या तो मानव जो है वो पृथ्वी पर निर्भर करते हैं, उनके द्वारा किए गए क्रियाओं पर निर्भर करते हैं,
वो पृथ्वी के जो पर्यावरण जो जो करेगा उसे हम क्या करेंगे, उसी आधार पर हम कार्य करेंगे। यहाँ पे लिखा भी गया है कि हमारा जो आचरण और निर्णय होगा, आचरण, निर्णय और क्षमता होगी, वह पर्यावरण के आधार पर होगी। हम अपना आचरण, अपनी जितनी भी क्षमता है या तो हम कुछ भी निर्णय लेंगे वह पर्यावरण के आधार पर लेंगे, ना कि हम अपने स्वयं लेंगे। तो यही कहते हैं नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा कि जो मानव है आज पृथ्वी का दास है या पर्यावरण का दास है, पृथ्वी का दास है। वो पृथ्वी या पर्यावरण, हम एक दोनों शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आपके लिए। पृथ्वी या पर्यावरण जो करेगी, मानव को वह करना ही होगा। मानव मुख बन के इसे झेलते रहती है, जो भी घटित होता है इसे झेलते रहेगी। आज तूफान आ जाएगा तो हम उसे झेलते रहेंगे, हम देखते रहेंगे कि हम तूफान को बंद कर सकते नहीं। वह पर्यावरणीय है, पर्यावरणीय घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, उसको हम शांत नहीं कर सकते, अर्थात हम उसे क्या करेंगे, झेलेंगे कि अब कब चल जाएगी। मान के चलिए तूफान आया, चक्रवात आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, ये बादलों का फट जाना, झंझावात वर्षा होना, तो हम देखते हैं क्या है, वो वर्षा कब छूटेगी, पानी छूट जाओ हमें शांत मिलेगी। ये सारे कुछ कहाँ देखने को मिलते हैं कि यही कहता है कि इस सब के लिए मानव जो है वो पृथ्वी को कोसता है, पृथ्वी पर निर्भर करता है कि यदि वह चाहेगी तो पृथ्वी के आधार पर ही वो अपना जीवन को ढाल सकता है मानव, ना कि वह खुद के आधार पर ढाल सकता है। यही नियतिवाद या नव नियतिवाद विचारधारा कहती है। इसका सीधे या तो शाब्दिक एक लाइन में वह अर्थ बोलेंगे, एक शब्दों में अगर बोला जाए कि मानव जो है वो पृथ्वी की क्रियाओं को मुख बन के झेलता रहता है, उसमें मानव में किसी भी प्रकार की कार्य करने की क्षमता नहीं है। आचरण करेगा पृथ्वी के आधार पर, उनकी जितने भी कार्य करने की क्षमता होगी पृथ्वी के आधार पर, वो खुद के आधार पर नहीं कर सकता है। ये निश्चयवाद या तो निश्चयवाद या तो नियतिवाद विचारधारा का सिद्धांत कहते हैं। और इसके प्रवर्तक, प्रवर्तक कौन होते हैं, जो कि इसे मानते हैं, हम्बोल्ट, हिप्पो, हेरोडोटस। ये हमने तीन व्यक्ति लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन है, हेरोडोटस, हिप्पो, हम्बोल्ट। ये तीन व्यक्ति है जिन्हें नीति या निश्चयवाद के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है, प्रवर्तक जिन्होंने बदलाव लाए, ठीक है। दूसरा विचारधारा जो आता है वह संभववाद का विचारधारा आता है। संभववाद विचारधारा क्या कहलाता है, कहने से ही क्या है, संभव लग रहे हैं, कोई भी कार्य करना संभव है। तीन संभववाद जो विचारधारा वो कहा कि मानव पृथ्वी का दास नहीं है, मानव पृथ्वी का स्वामी है, पर्यावरण का स्वामी, प्रकृति का स्वामी है। मानव प्रकृति जो संभववाद जो सिद्धांत दिया, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि जो संभववाद का जो सिद्धांत दिया वो फ्रांसीसी विज्ञानी भूगोलवेता थे, फेब्रे। फेब्रे ने ही सर्वप्रथम संभववाद का सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि मानव जो है वो पृथ्वी का दास नहीं है बल्कि उसका स्वामी है। संभववाद विचारधारा स्वामी बताता है कि पृथ्वी में जितने भी तत्व हैं उसे मानव स्वतंत्र रूप से चुन सकती है, उनमें परिवर्तन लाने की, मतलब बदलाव लाने की असीम क्षमताएं हैं। उसमें बदलाव ला सकते हैं, उनमें का मानव में कार्य करने की जो क्षमता है असीमित है। ये संभववाद विचारधारा कहता है। इनके सर्वप्रथम जो ये संभववाद, ये संभववाद, ये संभववाद जो शब्द दिया था वह सर्वप्रथम किन्होंने दिए थे, क्योंकि हम दिखा देते हैं आपको, फैब्रे ने दिए थे। ये देखिए फैब्रे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैब्रे साहब ने दिए थे संभववाद का विचारधारा सर्वप्रथम। उन्होंने शब्द, विचारधारा ने शब्द जो दिए थे वो फैब्रे ने दिए थे। तो दो सिद्धांत समझ गए। पहला सिद्धांत क्या होता है कि नियतिवाद, ये कहता है कि मानव पृथ्वी का दास है, जबकि संभववाद विचारधारा ये नहीं कहता है, बल्कि संभववाद विचारधारा कहता है कि मानव जो है वह पृथ्वी का स्वामी है। वह स्वतंत्र रूप से किसी भी तत्व को चुन सकता है, उसमें परिवर्तन, उसमें बदलाव ला सकते हैं। मानव में कार्य करने की क्षमता असीमित है। लग भी रहा है संभववाद यानी कि संभव है, मानव संभव है कि मानव इसमें परिवर्तन ला सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये संभववाद विचारधारा, यह शब्द सबसे पहले किन्होंने दिया था, तो फ्रांसीसी भूगोलवेता फैब्रे ने यह शब्द सर्वप्रथम दिया था। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो सब विचारधारा है वह है हमारा नवनियतिवाद विचारधारा। नवनियतिवाद विचारधारा ये दोनों विचारधाराओं के बीच का विचारधारा है।
नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा क्या कहता है कि मानव पृथ्वी का दास है। संभववाद क्या कहता है कि मानव पृथ्वी का स्वामी है। लेकिन उन दोनों के बीच के विचार इन्हीं दोनों के बीच के विचारधारा तीसरा विचारधारा जो है जिसे नव नियतिवाद या तो आधुनिकवाद विचारधारा कहा जाता है वह ये है। नव नियतिवाद विचारधारा कहता है ना तो मानव पृथ्वी का दास है और ना ही स्वामी है। कौन कहता है? नव नियतिवाद विचारधारा। ना तो मानव पृथ्वी का दास है ना तो ही वो स्वामी है, बल्कि मानव में कार्य करने की क्षमता भी सीमित है, असीमित नहीं है। मानव कार्य कोई भी काम करेगा वो सीमित कर सकता है, असीमित नहीं है। कि हम लोगों की कहीं न कहीं कोई क्षमता होगी। हम कहीं न कहीं हम लोग की कितनी क्षमता है कि हम मान के चलिए कि हम एक थाली खाना खा सकते हैं। क्या हमें एक ही थाली खाना खाने की क्षमता है? क्या हमारे खाना खाने की क्षमता असीमित है? हम क्या 4-5 थाली एक बार में खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो हमें खाना खाने की जो क्षमता है, वो सीमित है। ठीक उसी प्रकार नवनियतिवाद सिद्धांत है। नवनियतिवाद जो विचारधारा कहती है कि मानव की कार्य करने की जो क्षमता है, वो सीमित है, असीमित नहीं है। इन्हें देखें ये क्या कह रहा है कि प्रकृति का ना तो दास है ना तो स्वामी है, मानव में कार्य करने की क्षमता अस- सीमित है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। सब क्या है? सीमित है। सीमित इसकी जो तुलना की गई है वह चौराहे में खड़े एक चौकीदार से की गई है। नवनियतिवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं उन्हें ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रिफिथ टेलर। ये हैं ग्रिफिथ टेलर आपके। इनके प्रवर्तक के रूप में इन्होंने दिए थे, इस विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। आपके 1 नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नवनियतिवाद विचारधारा किन्होंने दिया, तो आपका आंसर होगा ग्रिफिथ टेलर साहब ने नवनियतिवाद विचारधारा ने दिया। और उन्होंने ही कहा, उन्होंने ही बीच का सिद्धांत दिया कि मानव ना तो दास ना स्वामी कुछ नहीं है, मानव में कार्य करने की क्षमता सीमित है, असीमित नहीं है। संभववाद क्या कहता था कि मानव में कार्य करने की क्षमता असीमित है, वह बहुत सारा काम कर सकते हैं। लेकिन नवनियतिवाद सिद्धांत कहा कि बहुत सारा काम नहीं करेगा, वो सीमित करेगा, थक जाएगा, मानव मर जाएगा अगर बहुत सारा करेगा। ये कौन सा? तो नवनियतिवाद विचारधारा कहता है जिसके प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर है। ग्रिफिथ टेलर में ने चौराहे में खड़े एक सिपाही या तो चौकीदार की क्या की? तुलना की, उनका एग्जाम्पल दिया कि चौराहे में आप कहीं जाइएगा, आप कहीं शहर गए हैं या तो कहीं पे गए हैं तो एक कैसे ट्रैफिक में खड़ा एक चौकीदार होता है या तो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, वो गाड़ी को रोक सकते हैं कि गाड़ी रोकिए भाई, धीरे कीजिए कि गाड़ी रोको। क्या हुआ है? गाड़ी रोको, रोको, रोको कि यहाँ पे अभी ट्रैफिक आगे जाम है, गाड़ी रोको। रोक सकता है या तो धीमा कर सकता है, स्लो कर सकता है, लेकिन क्या उसकी दिशा को बदल सकता है? वह व्यक्ति जिधर जाना चाहेगा वह उधर जाएगा। क्या चौराहे में खड़े एक चौकीदार या तो पुलिस ट्रैफिक नहीं, सॉरी, जो पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस कह सकता है कि आपको उस रूट, मान के चलिए एक व्यक्ति आ रहा है, उसको सीधे रूट में जाना है, तो कहेगा कि आप उस रूट में चल जाइए। कर सकता है? नहीं कर सकता है, बल्कि वह रोक सकता है या तो उसकी गति को धीमा कर सकता है। इसी की जो तुलना की, इन्होंने ही तुलना की, ग्रिफिथ टेलर ने नवनियतिवाद सिद्धांत की तुलना चौराहे में खड़े एक चौकीदार से की है। और नवनियतिवाद सिद्धांत जो होता है या तो विचारधारा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिए जाएंगे ग्रिफिथ टेलर के बारे में। ग्रिफिथ टेलर के बारे में यह पूछा जाएगा कि नवनियतिवाद के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? ग्रिफिथ टेलर ने। और ग्रिफिथ टेलर ने एक महत्वपूर्ण शब्द दिए थे। इसी विचारधारा को रूको या जाओ का सिद्धांत संज्ञा दी गई थी। रूको और जाओ की संज्ञा ग्रिफिथ टेलर ने किस सिद्धांत को दिया? तो नवनियतिवाद विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर ने रूको और जाओ की संज्ञा दी है। भूलिएगा मत, रुको और जाओ की संज्ञा किसे? नवनियतिवाद। रुको और जाओ की संज्ञा किसे? नवनियतिवाद। किन्होंने दिया? ग्रिफिथ टेलर। टेलर टेलर तो क्या टेलर मशीन कभी रुकता है? खच 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 चलते रहता है, रुकेगा नहीं। तो टेलर को याद रखिएगा, टेलर चौराहे में खड़े एक व्यक्ति है, वो गाड़ी को
रोक नहीं रहे, रुक रहा है, तो टेलर है, ठक 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 चलता है, तो ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर कौन सा, रुको और जाओ की संज्ञा कौन दिया, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने नवनियतिवाद सिद्धांत को रुको और जाओ की संज्ञा दी। रुको और जाओ की संज्ञा क्यों दी, अब हम बताते हैं। रुको और जाओ मतलब रुको, चौकीदार की तुलना की है नवनियतिवाद से, तो चौकीदार क्या कहता है, रुको गाड़ी को कहता है, दूसरा कहता है जाओ, रुको जाओ, तो इसी के लिए रुको और जाओ की संज्ञा इसे दिया गया ग्रिफिथ टेलर ने, और इसकी तुलना में सड़क में या चौराहे में खड़े एक चौकीदार या तो पुलिस ट्रैफिक वालों से किया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दूसरा जो विचारधारा आता है, मानव का प्राकृतिकरण। मानव का जो प्राकृतिकरण है वह हम कह सकते हैं नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा पर आधारित है। नियतिवाद विचारधारा क्या कहते हैं कि मानव पृथ्वी का दास है, पर्यावरण प्राकृतिक जो करेगा मानव को वह करना होगा, तो यह कहते हैं मानव का प्राकृतिकरण। जो मानव है वह प्राकृतिक पर निर्भर है, प्राकृतिक जो देगा वो खाएगा, जो देगा वही चलाएगा, जैसा चाहेगा वैसा कर, भूकंप आएगा तो भूकंप को सहेगा, तूफान आंधी चक्रवात जो आएगा उसे मानव को क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिकरण। किसका कर रहे हैं, मानव की। मानव का जीवन का निर्धारण कर रहा है प्राकृतिक, उसी को हम क्या कहेंगे कि मानव का प्राकृतिकरण किया जा रहा है, कि मानव प्राकृतिक के अनुसार चल रहा है, कि मानव के जीवन का निर्धारण एक प्राकृतिक कर रहा है, तो उसी को हम कहेंगे मानव का प्राकृतिकरण। एक बात पता लगती है कि मानव का प्राकृतिकरण हो रहा है, तो क्या प्राकृतिक का मानवीयकरण नहीं हो सकता, क्या प्राकृतिक में मानव उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो आज के दिन में देखिएगा कि तो प्राकृतिक का मानवीयकरण हो रहा है। यहाँ पे कह नहीं सकते हैं कि यहाँ पे एक और एक है प्राकृतिक का मानवीयकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन में डाल कि प्राकृतिक का मानवीयकरण कैसे हो रहा है। आज के दिन में, वर्तमान समय में आपको बेहतर एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि प्राकृतिकरण कैसे हो रहे हैं। जगह जगह पे पेड़ पौधे जंगल को काटे जा रहे हैं, क्यों काटा जा रहा है, आप बोलेंगे क्यों काटा जा रहा है, उससे फर्चीना टेबल कुर्सी आप बैठ के पढ़ रहे हैं, जहाँ पे वो जो टेबल है जहाँ पे आप लिख रहे हैं वो टेबल है, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधे के द्वारा प्राप्त वह वस्तु है, वो संसाधन है जिसका उपयोग आप कर रहे हैं, और इसको काटा छीला चाकू से उड़ाया किन्होंने, मानव ने। मानव ने इन पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और इसकी मानवीयकरण कर दिया, प्राकृतिक संसाधनों का मानवीयकरण किए जा रहे हैं। पेड़ का ही एग्जाम्पल हम क्यों दें, पेड़ ही नहीं बल्कि जगह जगह पे देखिएगा कि मानवीयकरण किए जा रहे हैं, कि जहाँ पे प्राकृतिक में हमें गड्ढा खोदने थे तो मानव अपने क्या कहते थे, गड्ढा नहीं, आप किसान के बेटे हो सकते हैं या तो आपको खेती करने में, पहले हम खेती किससे किया करते थे, लकड़ी का जो डंडा हुआ करता था, मतलब एक नोकीला जो आगे वाला भाग होता था वो लगाते थे, और हम क्या बैल से खेती करते थे। वह वस्तु प्राकृतिक की वस्तु यानी कि लकड़ी के जो पेड़ के पौधे होते उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी क्या आ गई है कि आगे लोहा का चीज हो रहे हैं, अब उसके स्थान पर लोहा का वस्तु का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे हम नहीं कह सकते हैं कि मानव ने पूर्ण रूप से प्राकृतिकरण कर दी, प्राकृतिक का मानवीयकरण हो गया। कि आज प्राकृतिक प्राकृतिक पर नीतिवाद विचारधारा क्या कहती है कि मानव प्राकृतिक पर निर्भर है, कि प्राकृतिक जो करेगी वह करेगा मानव, लेकिन इसमें मानव प्राकृतिक का मानवीकरण क्या कहता है कि मानव जो है वो प्राकृतिक पर निर्भर नहीं है बल्कि प्राकृतिक मानव पर निर्भर है। कौन, प्राकृतिक मानव पर निर्भर है, प्राकृतिक में जो संसाधन उपस्थित हैं पेड़ पौधे से लेकर जितने भी चीज हैं वह मानव उसका यूज करेगा, उसका उपयोग जो चाहे वह करेगा मानव, उसका उपयोग जहाँ चाहे तहाँ कर सकता है, उसका जो जिस प्रकार का आकार देना चाहे वह दे सकता है। तो ये क्या कहलाता है कि प्राकृतिक का मानवीयकरण हो रहा है, कि आज प्रौद्योगिकी का विकास इतने हो रहे हैं कि जगह जगह में फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं, क्या प्राकृतिक का मानवीयकरण हो रहा है, प्राकृतिक आज प्रदूषण हो रही है, क्या फैक्ट्री में केवल फैक्ट्री लगाने से क्या लाभ और क्या हानि होती है आपको पता है,
मैं बताता हूँ कि प्राकृतिक में जैसे कि हम फैक्ट्री लगा दिए कहीं पे, एक तो हो गई फैक्ट्री के गंदा पानी नदियों में जाएगा, जो जलीय जीव होंगे वे केमिकल के कारण मर जाएँगे, नदी का जल गंदा होगा, वहाँ से कई प्रकार के हानिकारक गैसेस निकलेंगे, धुआँ निकलेंगे जो प्राकृतिक में जाएगा, जो कि हमारे पर्यावरण को खराब करेंगे। पॉल्यूशन होगा, हमें साँस लेने जो शुद्ध वायु होती है, उनमें अशुद्ध वायु मिल जाती है, जिससे हमारे साँस लेने हमारे जीवन काल घटेगा। घटेगा कि नहीं बोलिए घटेगा। जो केमिकल जो प्लास्टिक है वो गड्ढा खोद के नीचे डाल दिया जाएगा। जब हम गड्ढा खोद के जो प्लास्टिक को जो केमिकल प्लास्टिक होते हैं नीचे डाल देते हैं तो हमारी उर्वरक जो उपजाऊ शक्ति होती है वो कम होती है जिस कारण से हमारे खेतों में अच्छे फसल नहीं उग पाते हैं। कितने हानिकारक है तो जिससे कि क्या है जब मानव को प्रकृति के द्वारा दिए गए अवसरों का लाभ उठाता है। तो यही लिखा गया है कि क्रियाकलाप का छाप प्राकृतिक वातावरण पर पड़ जाता है। मानव का जो क्रियाकलाप होता है उसका छाप प्राकृतिक वातावरण पर पड़ जाता है। याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लास्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट। मानव भूगोल या आधुनिक भूगोल का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? ये पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन में 100%। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को सब्सक्राइब की जगह में डिससब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? इसमें क्या होगा? फ्रेडरिक रेडजेल इन्होंने एक प्रमुख पुस्तक लिखी है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी मेरे साथ बोले एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किन्होंने लिखी? तो फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। और एक है नव नियतिवाद का प्रतिपादक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। नव नियतिवाद के प्रतिपादक के रूप में किन्हें जाता है? ग्रिफिथ टेलर। ये याद रखना है। नव नियतिवाद के सिद्धांत 2 नंबर में लिखने के लिए भी दिए जा सकते हैं या तो पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में कि रुको और जाओ की संज्ञा किन्होंने दी? तो आपका आंसर होगा ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ की संज्ञा दी है। दूसरा होगा आपके पास ये होगा कि संभववाद विचारधारा सर्वप्रथम शब्द किन्होंने दिया? तो फैबरे ने दिया था। किस विचारधारा के आधार पर मानव प्रकृति का स्वामी है? तो आप बोलिएगा संभववाद विचारधारा के आधार पर मानव प्रकृति का स्वामी है। और किस विचारधारा के आधार पर मानव पृथ्वी का दास है? तो नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा के आधार पर मानव प्रकृति का दास है। तो यह आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना लंबा आपको लिख के ही दिए जा देंगे कि नियतिवाद विचारधारा के आधार पर मानव क्या है? पृथ्वी का दास है, पृथ्वी का स्वामी है, या तो फलना है ढेकना है चिलना ये दे देंगे तो आपका आंसर क्या होगा? कि नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा के आधार पर मानव प्रकृति का दास है। तो क्या आप क्वेश्चन गलत करेंगे? आपको यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन दिए जाएंगे हम आपको बता दिए। एक तो ये किस आधार पर क्वेश्चन आपके पेपर में दिए जा सकते हैं वो बता दिए। दूसरा तीसरा जो हो गया ये ग्रिफिथ टेलर है उन्होंने क्या दिए हैं? ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ की संज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो दिया कि मानव का प्राकृतिकरण और प्राकृतिक का मानवीयकरण किस तरह से किए जा रहे हो। और एक है मानव भूगोल या आधुनिक भूगोल के जन्मदाता पूछेंगे ही पूछेंगे फ्रेडरिक रेडजेल एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो एक आपका एग्जाम होता है हर एक सैटरडे गवर्नमेंट की तरफ से इतने क्वेश्चन पेपर आते हैं। क्या आप उसको बनाते हैं? उसको अब उस पेपर को बनाते हैं तो उस पेपर को आप करते जाइए और दिमाग लगाइए समझिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपका बुक का सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्या सारे क्वेश्चन उसमें से दिए जाएंगे? नहीं दिए जाएंगे। एग्जामिनर का दिमाग को पकड़िए कि वो कैसे क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। आपको उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ आपके जो सैटरडे जो एग्जाम पेपर होते हैं उन्हें देखना होगा कि कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं कैसे नहीं, कैसे दिए नहीं दिए जाएंगे। उस आधार पर हम आपको पढ़ाते हैं और सारे कंटेंट आपको बुक से दिए जाते हैं। बुक का ही सारा कोई कंटेंट है। तो आपको इतने सारे समझ में आ गए? क्या आप भूलिएगा ये सबको? नहीं। तो आपको हम लिखने का भी अगला हम एक वीडियो बनाएँगे। आपके लिए एक वीडियो बनाएँगे कि किस आधार पर हम लिखें कि आपको बेहतर नंबर दिए जा सकते हैं और कैसे लिखा जाए, कैसे नहीं लिखा जाए, कि उसको कैसे पॉइंट बनाकर लिखेंगे, जो हमको नंबर कितना शब्द लिखेंगे, 5 नंबर के लिए कितना शब्द लिखना है, 2 नंबर के लिए कितना शब्द लिखना है, ये सारा कंटेंट एक वीडियो बना के डालेंगे, उसको आप जाके अच्छा से देख लीजिएगा। तो आज के क्लास का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है।
अब हम यह चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर लिए, मानव भूगोल, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र आपका पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर को हम समाप्त कर लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर में आपको हम यह वीडियो मिलेंगे, जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ना है। पूरे विश्व में जनसंख्या वृद्धि कहाँ-कहाँ है, कहाँ नहीं है, वो दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपना प्रेजेंटेशन लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम जाने कि आप मेरे क्लास में जॉइन हैं, पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ने में इच्छा है। कि हम हमेशा बोलते हैं कि आपके कोई नहीं पूछेगा, आप लड़का हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं पूछेगा कि आप क्या है, कितने पढ़ने में तेज है, क्या नहीं कर रहे हैं। बस इतने ही पूछेगा कि आप कमाते कितने हैं और कमाने के लिए आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा एक माध्यम है जो कि मिनिमम समय में, बहुत ही कम समय में 1-2 घंटा में आपकी जो सैलरी होगी 25 से 30, 40, 50 हज़ार की होगी। तो क्या आप 12 घंटा एक दिन काम करके देखिए कि कैसा लगता है, कि 12 घंटा में एक काम करके देखिए। तब पता चलेगा कि हाँ, कि अगर हम पढ़ रहे थे, कोई बहुत सारे एक व्यक्ति हैं जो कि हमारे यहाँ ही एक मतलब कॉलेज में गार्ड का काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर मैं पढ़ रहता तो आज ये काम नहीं करता। 12-12 घंटा, 13-13 घंटा वो काम करता है। उनके लिए कितना दयनीय स्थिति होगी। तो आप अपनी स्थिति को वैसा मत बनाएँ ताकि आपके जीवन में आने वाला भविष्य प्रभावित हो। तो आप अच्छा से पढ़िए, क्या है कि अभी आपके लिए करेक्ट टाइम है। तो अगले क्लास में वीडियो फिर से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका विश्वास और मेरा विश्वास के साथ एग्ज़ाम के पेपर को अच्छा से क्वालीफाई करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।